नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं उस खबर के साथ जिसने मुंबई के लोगों को चिंता में डाला है। मुंबई में खसरा का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौतें हर रोज एक बच्चे की हो रही हैं। वहीं 250 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसी बीच एनडीटीवी की टीम पहुंची मीजल्स के एक आईसीयू वार्ड में। क्या तस्वीरें थी, दिखाते हैं आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में। बच्चों की बीमारी खसरा यानी कि मीजल्स, इसका प्रकोप मुंबई में बढ़ता जा रहा है। 3500 से ज़्यादा संदिग्ध मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 233 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 12 बच्चों की मौत हो चुकी है मीजल्स की वजह से। मुंबई शहर में 8 अस्पताल हैं जो खसरा के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उन अस्पतालों में अगर हालत और ज़्यादा बिगड़ती है तो दूसरे बड़े अस्पतालों में बच्चों को लाया जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के केजे सोमैया अस्पताल में मौजूद हैं। एनडीटीवी की टीम केजे सोमैया अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पहुंची। यहाँ 1.5 साल का ये मासूम वेंटिलेटर पर दिखा। डॉक्टर बताते हैं बचने की उम्मीद 50% ही है। टीके में देरी, अस्पताल लाने में देरी बच्चे को इस हाल में ले आई। बच्चे की उम्र क्या होगी सर और क्या ये वैक्सीनेटेड है? यस, ये बच्चा 1.5 साल का 1.5 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है। उसको वैक्सीनेशन अभी लास्ट 10 डेज पे उसने सेकंड डोज लिया है और अभी भी काफ़ी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है और बाकी के भी कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं ऐसे बच्चों में। अभी उसका यूरिन आउटपुट भी काफ़ी कम है, ऐसा लग रहा है किडनीज भी इन्वॉल्व हुई है। क्या चांसेस हैं सर रिकवरी के? रिकवरी के चांसेस अभी जिस कंडीशन में मॉड्स में है 50% चांसेस है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हमारा टीम पूरा ट्राई कर रहा है बच्चे को बचाने के लिए। और 1.5 साल के इस बच्चे के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, रिजवान जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कब से कंडीशन खराब थी बच्चे की? 11 तारीख से। तो 11 तारीख से इतने समय तक बीच में आपने क्या किया? बीच में ऐसा दवाई लेके आए थे नॉर्मल के हिसाब से। उसके बाद ज़्यादा हो गया तो फिर सांस फूलने लगी तो यहाँ लेके आए। और जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि वो जो गोल्डन पीरियड था जिस समय आपके बच्चे को एकदम ठीक किया जा सकता था, वो समय जो आपसे ज़ाया हुआ, वो आपको लग रहा है कि वो समय ज़ाया नहीं होना चाहिए था, तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए? हाँ, जाना तो चाहिए था लेकिन उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि कैसा ये भूल हो गई। कैसा वो चेचा कैसा अभी नॉर्मल हुआ तो 6 दिन 5 दिन में ऐसा चले जाती है। नीम के पत्ते से ऐसा कुछ नीला विला देते तो अपना चले जाती है। वे ज़्यादा हो गया, कुछ और निकल गया, उतना आइडिया नहीं था कि ये इतना बढ़ जाएगा। बस वही जो ये बात कह रहे हैं कि नीम के पत्ते से जो ऐसी सोच जो है उसको कैसे हटाया जाए, यही प्रॉब्लम है। इसमें अभी हमको जो मिलके काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करने पड़ेंगे। आईसीयू वार्ड में एक 5 साल की बच्ची मीजल्स की चपेट में दिखी। माँ बताती हैं टीका लग चुका है। फीवर था उसको और फिर धीरे धीरे 4th-5th डे पे उसको रैश डेवलप हुए और थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हुआ है करके। दूसरा का जो 2 टीका लगता है दोनों? जी हाँ, सब लग चुके हैं इसको टीके। तो आप कहाँ से हैं, कहाँ पे रहती हैं आप? जी, कुर्ला रहते हैं। कुर्ला तो बहुत फैला हुआ है उस इलाके में मीजल्स, ये जो बीमारी है बहुत फैली हुई है उस इलाके में। बुखार फैला हुआ है वहाँ पे। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि बच्चे का वैक्सीनेशन हो चुका है तो दोनों डोज हो चुका है, तो उसके बाद भी इस तरह के इन्फेक्शन की? यस, दोनों डोज होने के बाद में भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो सीवियरिटी है, जैसे हम अपने ही पेशेंट्स में देख सकते हैं कि फर्स्ट डोज उन्होंने नहीं लिया था, सेकंड डोज उन्होंने जस्ट 10 दिन पहले ही लिया था। तो अभी वो बच्चा सिमिलर टाइप का कंप्लेंट था लेकिन वेंटिलेटर पे गया। लेकिन एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जैसे इन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया, तुरंत ही हॉस्पिटलाइज हुए, ठीक है, ओरल इंटेक। यस, झुग्गी बस्तियों से? यस, झुग्गी बस्तियों से ही आ रहे हैं कुछ। मतलब मिडिल क्लास टाइप भी पेशेंट्स हैं, अपर क्लास भी है, सोसाइटीज़ के भी पेशेंट्स आ रहे हैं। बिकॉज ये कम्युनिकेबल है, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट उधर ही रुकेगा। लेकिन डेफिनेटली ओवर क्राउडिंग है, अंडर हाइजीन है, अंडर न्यूट्रिशन है, तो वो ज़्यादा रिस्क पे है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए, परिजनों को अलर्ट करने के लिए और बच्चों की कंडीशन दिखाकर ये समझाने के लिए कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, आसपास सफाई कितनी ज़रूरी है। और जैसा कि डॉक्टर इरफान बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन जिन जिन लोगों का हुआ है, जिन जिन बच्चों का हुआ है, उनमें सिवियरिटी ज़्यादा नहीं है। बस्तियों से सबसे ज़्यादा मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। तो आप समझें कि मुंबई में करीब 60 से 65% जो इलाका है वो बस्तियों और झुग्गियों का ही है और अगर वहाँ पर इस कदर फैलाव हुआ है तो अब सोसाइटीज़ में भी आने ये मामले शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहला हथियार है वैक्सीनेशन। जिनका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो तुरंत से वैक्सीनेशन कराएं क्योंकि उसके बिना ये जो फैलाव है उसको रोका नहीं जा सकता। मुंबई में केजे सोमैया हॉस्पिटल से कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। आरोपी आफ्ताब का आज पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ गई। कल ये टेस्ट पूरा किया जा सकता है। इसी बीच 5 हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। एक आरी की तलाश है। वहीं जांच के लिए भाईंदर की खाड़ी में भी पुलिस पहुंची है क्योंकि पुलिस को शक है कि यहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा का फोन फेंका होगा। देखिए अब तक पड़ताल कहां तक पहुंची है।
श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली से वसई सुराग तलाशने आई दिल्ली पुलिस और साथ में मणिपुर पुलिस यहाँ इस समय भाईंदर की खाड़ी में, ये समंदर में यहाँ पर तलाश कर रही है। उनको सूचना मिली है पूछताछ में कि आफताब ने एक फोन यहाँ इस खाड़ी में तब फेंक दिया था जब श्रद्धा के लापता की शिकायत दर्ज कराई गई थी और मणिपुर पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी थी, उससे पूछताछ शुरू कर दी थी। उसी दौरान एक अहम जो सुराग हो सकता था उसने यहाँ पर फेंक दिया था। दरअसल वो रहता था वसई में, लेकिन उसका परिवार कुछ दिन पहले ही यहाँ मीरा भाईंदर में ही एक सोसाइटी में आया था जिसका नाम है डेल्टा, और शक यह है कि उसी दौरान वो यहाँ पर आया और यहाँ पर उसने वो फोन फेंक दिया है। लिहाजा जब ये पूछताछ में जानकारी मिली है दिल्ली पुलिस को, तो मणिपुर पुलिस की सहायता से ये खंगाल रहे हैं, समंदर तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वो एक बोट है, उसमें दिल्ली पुलिस वाले भी हैं, उसमें मणिपुर पुलिस वाले भी हैं, नेवी के गोताखोर भी बुलाए गए हैं, ये जानकारी मिली है, और स्थानीय गोताखोर भी है। सभी की मदद ली जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि उस अहम सुराग को तलाशा जाए। ये जो आप रेलवे पटरी देख रहे हैं, ये जो है कि पश्चिम रेलवे की पटरी है जो कि चर्च गेट से विरार तक जाती है। उसके ठीक नीचे फिलहाल वो नाव है जिसपे कि पुलिस वाले सवार है जो कि है। ये भाईंदर की ये चौपाटी है और यहाँ से ये पूरी कोशिश की जा रही है तलाशने की वो अहम सुराग, फोन, जिससे कि बहुत कुछ, यानी कि श्रद्धा के हत्या का पूरा राज खुल सकता है। और आफताब जो इस मामले में श्रद्धा का प्रेमी है, जिसने श्रद्धा का कत्ल किया है, उसके खिलाफ एक अहम सबूत हो सकता है। लिहाजा उस सुराग को तलाशने के लिए यहाँ पर बड़ी कवायद चल रही है फिलहाल दिल्ली पुलिस और मणिपुर पुलिस की भाईंदर के इस खाड़ी में। भाईंदर से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए आपको दिखाते हैं एनडीटीवी से हुई अशोक गहलोत की खास बातचीत, जिन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने गद्दारी की, वो कभी भी सीएम नहीं बन सकते। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सचिन पायलट बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हाईकमांड पायलट को अगर बनाने चाह रही हो, फिर नहीं उसको नहीं बना सकते हैं। वो कोई न कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आप कह रहे हैं वो उनको नहीं बना, उनको कैसे बना सकते हैं? जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वो गद्दारी की पार्टी के साथ में, जो पार्टी के साथ गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? नहीं, सिंपल बात है। बट उन्होंने तो डिनाई किया है कि मैं बीजेपी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। सचिन पायलट नहीं, किसी को डिनाई कर ही नहीं सकता, वो पूरा खेल उन्हीं का था। और अशोक गहलोत के आरोपों पर सचिन पायलट ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैंने सुना है अशोक गहलोत जी ने जो बोला है, और अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में, अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है। तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय कर मध्य प्रदेश पहुंची है। किस तरह से एक टेंट में एक छोटा सा भारत रुकता है और चलता है। अनुराग द्वारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा कई मायनों में अनूठी है। सियासी तौर पर बहन प्रियंका पहली बार साथ आई हैं, तो भौगोलिक और सामाजिक तौर पर दक्षिण पश्चिम के बाद हिंदी भाषी इलाकों में एंट्री।
मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में वो बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिलों से गुजरेंगे। यात्रा के दौरान वो 2 ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन भी करेंगे। पहली आदिवासी आइकॉन टंटिया बिल की समाधि पे जाना, दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि पे जिस दिन संविधान दिवस है 26 उसको जाना, ओंकारेश्वर जाना, नर्मदा जी के दर्शन करना, पूजा करना और महाकाल के भी दर्शन करना, फिर आम सभा करना। इस सफर में सिवनी से दीपक पटेल आए हैं, दिव्यांग हैं, चल रहे हैं हौसले के बूते। रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी हुई है अभी भारत देश में, जो जब से मतलब गवर्नमेंट बीजेपी सत्ता पे आई है। तो आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद युवाओं को रोजगार दिलाना है या देश में जो सामाजिक एकता को बरकरार, क्या सोच रहे हैं आप? सर हम बस यही सोचते हैं सर कि रोजगार हर आदमी के घर तक पहुंचे, हर घर से एक व्यक्ति रोजगार हो। यात्रा के साथ गाना बजाना भी हो रहा है, पारंपरिक नृत्य संगीत भी। राहुल देश के रॉबिनहुड तात्या भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर भी जा रहे हैं, जहां एक दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, थिर के भी थे। खैर, इन सब के सियासी मायने हैं। 47 आरक्षित सीटों की लड़ाई है, लेकिन इनकी बात कभी और, बात इन 119 यात्रियों की। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई बेरोजगार भी, सब बस चल पड़े हैं। कहीं कहीं हाथ में गांधी दिखते हैं, कोई मोबाइल पर आराम से वक्त बिताता है, कोई बतियाते हुए, तो कोई पैरों में मलहम लगाते हुए, कोई किसी की पीठ दबाते हुए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो जिन लोगों को चलने की आदत नहीं है उनके लिए तकलीफ देह है, लेकिन इस देश के करोड़ों लोग हैं जो रोज चलते हैं। मोजे उतार के बैठे थे, पैर में कुछ दर्द, तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अभी लेटे हुए थे तो थोड़ी हवा लग रही थी, इसलिए फिर पहन ली। You are a qualified doctor, so do you also help the fellow yatris in case of emergency? Yatris, public and as well as the laborers who are in the campsite. इसी तरह फिजियोथेरेपी हम लोग करते हैं, न रुकते हैं, न थकते हैं, चलते रहते हैं। Finally, I got into the ring. I got an opportunity to walk with RG and Madam Priyanka ji. ग्वालियर के बुजुर्ग दंपति राकेश और सीमा पांडे खुद के खर्च पर पदयात्रा कर रहे हैं। ग्वालियर में प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं। कुछ महीने पहले बेंगलुरु में अपने बच्चों से मिलने गए थे, वहां भारत जोड़ो का ऐलान सुना, सो यात्रा में शामिल हो गए। लोगों को बापू के बारे में छोटी छोटी किताब भी बांटते हैं। शुरू में थोड़ी सा लगा था थकान सी, अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई पूरा परिवार है अपना। अच्छा। हम चले जा रहे हैं, बहुत अच्छा उत्साह रहता है। नितिन परमार तो स्विट्जरलैंड से आए हैं। उनका कहना है संवेदना खींच लाई। डेमोक्रेसी में इलेक्शन सिस्टम को फ्री होना जरूरी है। मैं स्विट्जरलैंड से आता हूं और स्विट्जरलैंड में डेमोक्रेसी में इलेक्शन एकदम फेयर एंड फ्री होता है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। राहुल की यात्रा को शुरू हुए 24 नवंबर को 78 दिन हो चुके हैं। इस दौरान उनकी बदली सूरत पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन देखना है क्या इससे राजनीति की सूरत भी बदलेगी। बापू जब भारत लौटे तो 1 साल उन्होंने सिर्फ यात्रा की थी और एक यात्रा आज भी चल रही है, लेकिन वो साल 1915 था, ये 2022 है, लिहाजा उस यात्रा की इससे तुलना नहीं हो सकती। ये तमाम पोस्टर, बैनर, साजो सामान इसकी गवाही भी देते हैं। लेकिन पदयात्रियों से मिलने पर एक बात समझ में आती है, एक भावना समझ में आती है, वो है देश को जोड़े रखने की। खंडवा से अपने सहयोगी निशात और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ने मांग की है कि कुक्के मंदिर उत्सव में गैर हिंदुओं को व्यापार करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, निहाल किदवई अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। मैंगलुरु के नजदीक कुक्के सुब्रमण्य मंदिर के बाहर लगे इस बोर्ड पर लिखा है कि उत्सव के दौरान गैर हिंदुओं को दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक हिंदू संगठन ने ये बोर्ड लगाया है और साथ ही प्रशासन से भी रोक की मांग की है। कुक्के सुब्रमण्य देवस्थान में चंपा षष्ठी उत्सव चलता है, वहां केवल हिंदुओं को वहां व्यापार, जो भी वहां बिजनेस करना है उनके लिए अनुमति देना चाहिए। नॉन हिंदूज को वहां निषेध करना चाहिए। हिंदू देवस्थानों का परंपरा पवित्रता रक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है।
श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में धारवाड़ में एक हनुमान मंदिर के बाहर मुस्लिम शख्स के फल के ठेले को तोड़ दिया और फल फेंक दिए थे। हलाल मीच की जगह झटका मीच का कैंपेन भी चलाया गया था। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में राजनीति भी तेज हो गई है। These are हिंदुत्ववादी संगठन्स, not the हिंदू संगठन्स। हिंदुत्ववादी, हिंदू जन जागरण समिति। ये लोग हिंदुत्ववादी हैं, हिंदूवादी नहीं। इनका मकसद समाज को बांटना और तोड़ना है और फायदा बीजेपी को पहुंचाना है। Night fire between two communities, which keeps on trying to destroy the society in order that BJP come back to power. हिंदू एंडोमेंट एक्ट में 2002 में संशोधन कर धार्मिक स्थलों के परिसरों में दूसरे धर्म के व्यापारियों के दुकान लगाने पर रोक लगाई गई थी। यह कानून जब बनाया गया तब कर्नाटक में कांग्रेस की एसएम कृष्णा सरकार थी। बेंगलुरु के एक पब में श्री राम सेना ने युवा लड़के लड़कियों के साथ संस्कृति की रक्षा के नाम पर मारपीट की सुर्खियों में आए, अपना जनाधार बनाया और इस बार होने वाले विधानसभा चुनावों में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कुछ इसी तर्ज पर धर्म की आड़ में दूसरे संगठन भी खुद को मजबूत करने में जुट गए हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और एक्सपोर्टर्स ने रखी है मांग, बजट 2023 में मिले इंसेंटिव पैकेज। दिखाएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। रूस यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी के बढ़ते खतरे के बीच एक्सपोर्टर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट 2023 में इंसेंटिव पैकेज की मांग की है। देखिए हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। इसका डिजाइन एकदम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से कई विकसित देशों में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और कई तरह के सामान की मांग घटती जा रही है। इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक्सपोर्टरों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी FIEO ने गुरुवार को बजट 2023 पर एक प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक इंसेंटिव पैकेज की मांग की। FIEO के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मांग घटने और रुपया कमजोर होने की वजह से निर्यात पर असर पड़ा है। एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाने की जरूरत है। ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टरों को बजट 2023 में इंसेंटिव दिया जाना जरूरी है। छोटे लघु उद्योगों को सस्ती ब्याज दर पर क्रेडिट मुहैया कराने की जो व्यवस्था कोरोना संकट के दौरान शुरू की गई थी, उसे फिर बहाल किया जाए और बाहर मार्केटिंग के लिए निर्यातक जो खर्च करते हैं उस पर 200% कर छूट दी जाए। Interest is going up in India. देश में ब्याज दर काफी बढ़ गया है। मैंने वित्त मंत्री से कहा कि MSME विनिर्माताओं को 5% तथा सभी 410 टैरिफ लाइनों को 3% का ब्याज समकरण लाभ बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में डिमांड घटने का असर भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर पर गहराता जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स $35.73 बिलियन का था, जो अक्टूबर 2022 में घटकर $29.78 बिलियन रह गया, यानी करीब 16.79% कम रहा। PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष साकेत डालमिया ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी भारत के लिए चुनौती भी है और एक महत्वपूर्ण अवसर भी। ये चीज हम अपने PhD के अंदर 75 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किए हैं जो ग्लोबली 20% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है और उसमें हमारा पार्टिसिपेशन केवल 0.5% है। उसको हम अगर ग्लोबली ले जाए 75 कंट्रियों में तो $750 बिलियन का जो हमारा एम है 3 से 5 साल के अंदर बहुत आसानी से हो सकता है। वर्ल्ड बैंक, IMF और मूडीज के बाद अब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भी बुधवार को मौजूदा वित्तीय साल के दौरान भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर को घटा दिया। जाहिर है आर्थिक मंदी का साया भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सेक्टर पर गहराता जा रहा है और इस संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री को जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुदेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। शो की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।